प्रिय विद्यार्थियों, मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, राजकीय मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नौका। पिछले व्याख्यानों की कड़ी में आज हम फिर कक्षा BA प्रथम वर्ष की एक महत्वपूर्ण विषय अमेरिकन क्रांति के क्या प्रभाव हुए और इतिहास में इसका क्या महत्व रहा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अमेरिका की क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण और युगांतकारी घटना मानी जाती है। विश्व के इतिहास में राजनीतिक दृष्टिकोण से इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान राजतंत्र एवं कुलीन तंत्र के स्थान पर लोकतंत्र के आदर्श को स्थापित करना था। इस दृष्टि से हम देखते हैं अमेरिका की क्रांति फ्रांस की क्रांति की पूर्वगामी थी और यह दूसरा महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रयोग था जो क्रांति के फलस्वरूप अमेरिका में किया गया। वह था संघात्मक राज्य की स्थापना का। इसी संदर्भ में अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका की संज्ञा दी गई, जो आज तक प्रचलित है। तीसरा नवीनतम राजनीतिक योगदान अमेरिकन क्रांति का यह था कि अमेरिका वह पहला राष्ट्र था जिसमें एक लिखित संविधान लागू किया गया। अमेरिकन क्रांति के परिणाम स्वरूप एक ऐसे राष्ट्र का जन्म हुआ जिसने पुरातन काल की अनेक राजनीतिक परंपराओं को चुनौती देते हुए आधुनिक विश्व के सामने एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया कि अब तक न आजमाए गए प्रयोगों के आधार पर वह समर्थ एवं समृद्ध हो सकता है। अमेरिका की क्रांति ने अपनी परवर्ती फ्रांसीसी क्रांति की भांति आर्थिक और सामाजिक स्तरों पर समग्र और आधारभूत रूपांतरण को जन्म नहीं दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी क्रांति का मूल अभिप्रेत राजनीतिक स्वशासन और स्वतंत्रता की प्राप्ति था, लेकिन फिर भी इसके फलस्वरूप अमेरिका के सामाजिक आर्थिक जीवन में अनेक परिवर्तनों की शुरुआत हुई। क्रांति के पश्चात अमेरिका में स्वतंत्र एवं मुक्त चिंतन पर आधारित एक नवीन जीवन पद्धति का विकास हुआ। अमेरिकन क्रांति का अंतर्राष्ट्रीय जगत पर भी व्यापक प्रभाव हुआ। जिन सिद्धांतों और आदर्शों को अमेरिकी क्रांति ने मूर्तिमान किया, उनका अन्य देशों के जीवन पर प्रेरणादायी प्रभाव हुआ। कहा जाता है कि विचारों के पंख होते हैं तथा मुक्ति और स्वातंत्र्य के विचार तो बड़ी तेजी से प्रसारित होते हैं। यह निर्विवाद है कि अमेरिका की क्रांति ने अपनी परवर्ती फ्रांस की महत्वपूर्ण क्रांति को वैचारिक प्रेरणा प्रदान की। बहुत सारे फ्रांसीसी नवयुवक, जिनमें लाफाइते भी एक थे, अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन की सेना के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था और ये युवक शक्ति और प्रजातांत्रिक सादगी के सौंदर्य के रूमानी उत्साह के साथ वापस फ्रांस लौटे थे। स्वयं ब्रिटेन में अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप उदारवादी और प्रजातांत्रिक विचारों को अधिक विस्तृत रूप से लागू करने का प्रयास किया गया। आयरलैंड की संसद को 1782 में
लगभग स्वतंत्र रूप प्रदान कर दिया गया। इसी प्रकार 1784 में ब्रिटिश संसद ने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की, जिसका कार्य भारत सरकार की गतिविधियों का निरीक्षण करना था और यह देखना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं अपने विशेष अधिकारों का दुरुपयोग तो नहीं कर रही है। अमेरिकी क्रांति की सफल ध्वनि की गूंज विश्व के विभिन्न उपनिवेशों के लोगों ने भी सुनी, जहां आर्थिक शोषण के प्रति आक्रोश जागृत हुआ और स्वतंत्रता समर्थक और राष्ट्रवादी विचारों को लगातार संबल मिला। इस क्रांति के प्रभाव और परिणाम का विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं के तहत किया जा सकता है। सबसे पहला जो प्रभाव विश्व जनमत पर पड़ा, उसमें था राजनीतिक प्रभाव। अमेरिकन क्रांति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव था राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना। अमेरिका के आंतरिक विकास पर एक स्थायी प्रभाव हुआ कि लोकतंत्र की दिशा में बड़ी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। यद्यपि अमेरिका के कुछ प्रांतों में यह प्रगति कुछ अन्य प्रांतों की तुलना में कहीं अधिक थी। अमेरिका के कनेक्टिकट एवं रोड द्वीपों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में क्रांति से पूर्व राजतंत्रात्मक और धनतंत्रात्मक गवर्नर या शासक थे। अतः इन सभी को अपने संविधान में परिवर्तन करना पड़ा। सभी राज्यों ने लोकतंत्रात्मक आधार पर नए संविधानों की रचना की, जिसकी मुख्य विशेषताएं मताधिकार में वृद्धि, विधान निर्मात्री सभाओं में शक्ति का केंद्रीकरण, वार्षिक चुनाव एवं अधिकारों के बिल द्वारा सरकारी सत्ता पर अंकुश इत्यादि थे। उल्लेखनीय है कि अमेरिका के हर राज्य के संविधान में अधिकारों के बिल का विस्तृत उल्लेख किया गया, जिन्हें बाद में अमेरिकी संघात्मक संविधान में शामिल कर लिया गया। इन अधिकारों में मनुष्य के उन नैसर्गिक और अनअपहरणीय अधिकारों जैसे कि स्वतंत्रता और समानता का अधिकार का उल्लेख था। इनकी घोषणा 1776 में स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में की गई। मनुष्य के मूलभूत अधिकारों की संवैधानिक स्वीकृति भी अमेरिकी क्रांति की एक और अन्य महत्वपूर्ण देन थी। फ्रांस की क्रांति से पूर्व ही स्वतंत्रता एवं समानता के मूलभूत मानवीय अधिकारों की औपचारिक स्वीकृति अमेरिकन क्रांति का एक खूबसूरत तोहफा है जो उसने संसार को दिया। अमेरिकन क्रांति द्वारा प्रस्तुत नवीन राजनीतिक आदर्श स्वशासन एवं स्वातंत्र्य, लोकतंत्रात्मक सरकार, संघात्मक गणराज्य, लिखित संविधान और मानव के मूलभूत अधिकारों की स्वीकृति, इन सब का अंतर्राष्ट्रीय जगत पर व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव सामाजिक क्षेत्र में हुआ। अमेरिकन क्रांति का स्वतंत्रता के साथ साथ समानता को भी मनुष्य के नैसर्गिक और अनअपहरणीय अधिकारों के रूप में स्थान दिया गया, जिसका अर्थ था कि इस क्रांति से पूर्व समाज में जिन व्यक्तियों, जमींदारों, कुलीनों, धर्म विशिष्ट लोगों आदि को जो पारंपरिक विशेष अधिकार मिले हुए थे, उन्हें सिद्धांततः अस्वीकृत कर दिया गया और इसे व्यावहारिक रूप में भी आंशिक रूप से रूपांतरित कर दिया गया था। न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना और दक्षिण के अनेक प्रांतों में अनुक्रमबद्ध एवं ज्येष्ठ अधिकार के सामंती सिद्धांत प्रचलित थे। अर्थात इसके अनुसार एक स्टेट या जागीर का स्वामी उसे न तो बेच सकता था, न उसके किसी अंश को किसी को दे सकता था। ज्येष्ठ अधिकार के नियम के अनुसार जागीर के स्वामी की मृत्यु पर उसका ज्येष्ठतम पुत्र उसकी संपूर्ण अविभाज्य संपत्ति का स्वामी होता था। परिणाम स्वरूप अमेरिका में एक स्थायी भू स्वामी कुलीन वर्ग
विकसित हो गया था, जिसकी व्यावहारिक जागीरें अविभाजित रहती थी। ऐसी अमेरिका के कई राज्यों में जड़ें अत्यधिक गहरी थी। वर्जीनिया में 1776 में इस अनुक्रमबद्ध नियम को समाप्त कर दिया गया और 1785 में ज्येष्ठ अधिकार के नियम को भी समाप्त कर दिया गया। सामाजिक समानता की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम था। इस संबंध में एक रोचक प्रसंग वर्जीनिया में देखने को मिलता है। जब ज्येष्ठ अधिकार के नियम को समाप्त करने के संबंध में बहस हुई, तो किसी ने प्रस्ताव रखा कि ज्येष्ठतम पुत्र को अन्य उत्तराधिकारियों की तुलना में कम से कम 2 गुना हिस्सा दिया जाना चाहिए। इसके जवाब में जेफरसन कहते हैं, नहीं, तब तक नहीं जब तक कि उसकी खुराक दुगनी न हो और वह दुगुना काम न करता हो। इस क्रांति के बाद विभिन्न प्रांतों में अवस्थित ब्रिटिश सम्राट की तमाम जमीनों और धनी स्वामी भक्त टोरियों के विशाल भूखंडों को अमेरिका की नई प्रांत की सरकारों द्वारा अबाप्त कर लिया गया और इन सभी को जब्त कर लिया गया। इसमें विलियम पेपरेल की एक जागीर भी थी, जो इतनी विशाल थी कि उसका मालिक उसमें एक सीधी रेखा में 30 मील तक घोड़े पर चढ़कर जा सकता था। न्यू हैम्पशायर से जॉन नेटवर्थ ने अपनी जागीर खोई। वहीं सर जेम्स राइट को वैसे ही भाग्य का सामना करना पड़ा। छोटे किसान खुशी से उन धन धान्यपूर्ण जमीनों पर चले गए जिस पर किसी समय वे केवल सेवक के रूप में जा सकते थे। अमेरिकन क्रांति की उदारवादी लहर ने अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति के आंदोलन को भी संबल प्रदान किया। अमेरिका के उत्तरी राज्यों में दासों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी और उनका आर्थिक महत्व भी कम था, लेकिन इन राज्यों ने क्रमशः एक के बाद एक दासों की तात्कालिक या समयबद्ध मुक्ति की घोषणा की। समय समय पर आए निर्णयों के परिणाम स्वरूप सभी को मुक्त घोषित कर दिया गया। दक्षिणी अमेरिका के राज्यों में दासों की समस्या अधिक जटिल थी और उनकी तात्कालिक मुक्ति का कार्य, जो असंभव लग रहा था, वह भी धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। दक्षिणी राज्यों ने दास प्रथा की समाप्ति के निर्णय को कुछ समय के लिए यद्यपि स्थगित कर दिया था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वे भी समाप्त हो गए। तीसरा महत्वपूर्ण प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में दिखाई देता है। क्रांति की सफलता से ब्रिटिश वाणिज्यवाद के सिद्धांत और ब्रिटिश सरकार के वाणिज्यवादी हितों को गहरा धक्का लगा। वाणिज्यवाद के सिद्धांत के अनुसार ब्रिटेन ने अमेरिका को इंग्लैंड के औद्योगिक केंद्रों पर निर्मित वस्तुओं के बाजार के रूप में विकसित करने का प्रयास किया था और तदनुसार उसने अमेरिका में उद्योग धंधों के विकास को अवरुद्ध बनाए रखा था। क्रांति के पश्चात अमेरिका ने अपने आर्थिक विकास की स्वतंत्र दिशाएं तय की। आरंभिक आर्थिक अवस्था के बाद देश दृढ़ता से आगे की ओर बढ़ा। विशाल भू जागीरों की सरकार द्वारा अबाप्ति और भू स्वामित्व के नए नियमों से छोटे और मध्यम वर्गीय किसानों को लाभ हुआ और कृषि के प्रति उनका उत्साह बढ़ा। पुरानी दुनिया से आवर्जकों का ऐसा तांता लगा था कि कभी कभी अमेरिकी लोग सोचते थे कि आधा पश्चिमी यूरोप उनके देश में खींचा चला आ रहा है। सरकार इस आवर्जन को पसंद करती थी और जॉर्ज वाशिंगटन खास तौर से इस विचार को पसंद करते थे कि विशेषज्ञ किसान ब्रिटेन से लाए जाए और अमेरिकियों को बेहतर कृषि विधियां सिखाए। ऊपरी न्यूयॉर्क में योहाक और टेनेसा की विशाल नदी घाटियाँ, पेंसिल्वेनिया की सस्केहाना घाटी और वर्जीनिया में शनानडोआ घाटी शीघ्र ही विशाल गेहूं उत्पादक क्षेत्र बन गए।
क्रांति के पश्चात अमेरिका में स्थानीय उद्योग धंधों का भी विकास हुआ। अमेरिका के आंतरिक औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अमेरिका के राज्यों ने विदेशी वस्तुओं के आयात पर भारी सीमा शुल्क लगा दिए। फलस्वरूप मैसाचुसेट्स और रोड आइलैंड में वस्त्र निर्माण का कार्य तेजी से होने लगा और कनेक्टिकट में घड़ियों का निर्माण और टिन का सामान बनने लगा। अमेरिका के मध्यवर्ती राज्यों में कांच, लोहे और कागज की वस्तुओं के उद्योगों का विकास हुआ। अमेरिका में इस समय कोई औद्योगिक नगर यद्यपि नहीं था, न नगरों में औद्योगिक केंद्र थे, अतः निर्माण का कार्य प्राय घरों में ही होता था और औरतें भी इसमें भाग लेती थी। इसी प्रकार अमेरिका में इस काल में जहाजरानी उद्योग का भी तेजी से विकास हुआ, जिसने अमेरिका के विदेशी व्यापार की प्रगति में बहुत सहायता की। बहुत से विदेशी राष्ट्रों ने अमेरिकी व्यापारियों के लिए अपने बंदरगाह खोल दिए। 1790 तक अमेरिका का विदेशी व्यापार अत्यधिक जोरों पर था। अमेरिका के प्रत्येक बंदरगाह पर जहाज़ों का आवागमन औपनिवेशिक काल की तुलना में बहुत अधिक हो गया। व्यापारियों ने विदेशी व्यापार के नए समुद्री मार्गों को ढूंढा, जो आने वाले समय में अमेरिकन के लिए प्रचुर लाभ का हेतु बने। इन नए मार्गों पर 1784 में अमेरिका के जहाज एम्प्रेस ऑफ चाइना ने न्यूयॉर्क से पैसिफिक महासागर के रास्ते चीन और ईस्ट इंडीज की यात्रा की। वाणिज्य को प्रोत्साहित करने के लिए अमेरिका के पहले व्यापारिक बैंक की स्थापना फिलाडेल्फिया एवं बोस्टन में की गई। इसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी हमें इस क्रांति के महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाई देते हैं। क्रांति के पश्चात अमेरिका वासियों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। अमेरिका के लगभग सभी प्रांतों में चर्च एवं राज्य का पृथक्करण हो गया। इससे पूर्व अमेरिका वासी बिशप संघवादी चर्च के लिए न्यूयॉर्क एवं मेरीलैंड के दक्षिण में स्थित सभी प्रांतों में राज्य द्वारा धार्मिक टैक्स वसूल करते थे। अब इस प्रथा को बंद कर दिया गया। नॉर्थ कैरोलिना में 1776 में एक नया संविधान बनाया, जिसमें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। 1777 में जॉर्जिया, 1778 में साउथ कैरोलिना इत्यादि ने अपने संविधानों के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता को स्वीकृत कर लिया। धीरे धीरे अमेरिका के अन्य प्रांतों में भी इसका अनुसरण हुआ। धार्मिक स्वतंत्रता के आदर्श का सबसे प्रभावशाली वक्तव्य वर्जीनिया के धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में देखने को मिलता है, जिसे 1779 में जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था, जिसे लंबे वाद विवाद के बाद 1786 में पारित किया गया। इस बिल में स्पष्ट रूप से कहा गया कि सरकार को चर्च के मामलों में या अंतरात्मा के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह के धार्मिक विश्वासों के लिए कोई वर्जना नहीं लादनी चाहिए। हेज के अनुसार अमेरिका वह पहला राष्ट्र था जिसने औपचारिक तौर पर धर्म को विशुद्ध व्यक्तिगत विषय के रूप में स्वीकार किया, जिसने इस विचार को ग्रहण किया कि राज्य को किसी विशेष धर्म की स्थापना नहीं करनी चाहिए तथा जिसने चर्च एवं राज्य के मध्य एक न्याय संगत विभेदीकरण का समर्थन किया। उपरोक्त सभी के अलावा शैक्षिक क्षेत्र में भी इस क्रांति के महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलते हैं। अमेरिकन क्रांति का एक बड़ा परिणाम सार्वजनिक शिक्षा के महत्व की प्राथमिकता के रूप में देखने को मिलता है। अमेरिका के नेताओं को इस सत्य का आभास था कि लोकतंत्र की सफलता जागरूक एवं प्रबुद्ध मतदाताओं पर निर्भर करती है। थॉमस जेफरसन ने इस प्रसंग में कहा था, सब चीज़ों से ऊपर मुझे यह आशा है कि जनसाधारण की शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाएगा और लोगों के अच्छे ज्ञान से हम यह भरोसा कर सकते हैं कि वे स्वतंत्रता की काफ़ी हद तक रक्षा कर सकेंगे। क्रांति के बाद अमेरिका की सरकार ने सार्वजनिक शिक्षा के
महत्व को स्वीकार करते हुए 1785 के भूमि अध्यादेश के माध्यम से लाखों एकड़ भूमि को सार्वजनिक स्कूलों के लिए आरक्षित किया तथा 1787 के नॉर्थ वेस्ट ऑर्डिनेंस के द्वारा सार्वजनिक शिक्षा की माकूल व्यवस्था करने का सफल प्रयास किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिकन क्रांति के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों ने आने वाले समय में विश्व के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया, जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि अमेरिका की क्रांति अपने उद्देश्यों में सफल हुई और ये भी सिद्ध हुआ कि स्वतंत्रता, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे और कोई हो, स्वतंत्रता पूर्ण माहौल या वातावरण में ही मनुष्य का नैसर्गिक और स्वाभाविक विकास हो सकता है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।